लाहौर एक सिक्कों की मिंट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रह चुका है। अकबर के दौर में इसको कैपिटल बनाया गया था। लाहौर का कंफर्म जो सबसे पुराना सिक्का है उसकी बात करें तो महमूदपुर का बाइलिंगुअल कॉइन का नाम आता है। आपका टकसाली गेट है, वहाँ मिंट ढाला गया। जैसे ये आपको अकबर का सिक्का नज़र आ रहा है, इस पे लाहौर लिखा है। ये सिक्के वहाँ से जारी किए गए थे। हमारे बड़ों को कहते सुना होगा कि ये होल वाला एक सिक्का हुआ करता था। इसे कहते हैं एक पाइस, यानी पाई का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सबसे छोटी डिनोमिनेशन थी। होल होता था इसके अंदर। बेसिकली होल इसलिए होता था कि कॉपर की बचत की जा सके। ये 1 रुपी, ये हाफ रुपी, ये क्वार्टर रुपी 1948 में ढाले गए थे। फिर उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के सिक्के ढाले गए हैं वो इसी मिंट से ही ढाले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट। नाज़रीन, आपने किस्से कहानियों में कहीं ना कहीं ख़जाने का जिक्र तो ज़रूर सुना होगा और हर किसी का शौक़ होता है कि उसको कहीं से कोई ख़जाना मिल जाए। तो आज मैं आपको वाकई में ख़जाना दिखाने आई हूँ। आज हम मौजूद हैं सैयद हसन साहब के घर में, जिनके घर में उन्होंने ख़जाना छुपा के रखा हुआ है। ख़जाना क्या है? लाखों रुपए की मालियत के सिक्के। लेकिन ये सिक्के जो हैं सिर्फ अपनी कीमत की वजह से जो है वो ही इतने ज़्यादा कीमती नहीं है, बल्कि अपने कदीम होने की वजह से इनकी असल पहचान है। और ये चाहते हैं, सैयद हसन साहब का गोल है कि वो दिखा सके दुनिया को कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी और ये किस किस डायनेस्टी के सिक्के हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी देर लगाकर ये सारा ख़जाना जो है ये जमा किया है और ये कितनी मालियत का है और ये जो है कहाँ से इन्होंने सिक्के जमा किए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं। सर, अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में पहले कैसे सिक्के चलते थे, यानी कि किस तरह की उनकी शेप थी या क्या उनके ऊपर कंधा होता था? लाहौर एक सिक्कों की मिंट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रह चुका है। अकबर के दौर में इसको कैपिटल बनाया गया था। फिर उसके बाद भी जितने भी सिक्के ढाले गए लाहौर में, उन पर दारुल सल्तनत लाहौर लिखा गया था। लेकिन अगर हम लाहौर का कंफर्म जो सबसे पुराना सिक्का है उसकी बात करें तो महमूदपुर का बाइलिंगुअल कॉइन का नाम आता है, जो कि ये है। अब आप कहेंगे कि ये सिक्का मेरे पास कैसे आ गया, तो बात यह है कि ये सिक्का आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा और कहीं से आप इसे शायद नज़र भी ना आए। और तो आपके पास कहाँ से आया सर? जी, अब यही चीज़ है कि ये बेसिकली मैं एक दौर था, मैंने एक कलेक्टर और डीलर थे, आसिम साहब उनका नाम था। उन्होंने मुझे बस एक दफ़ा बताया था कि महमूदपुर का कोई सिक्का था जिससे पता लगता है कि लाहौर की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने सिर्फ बात की थी कि इसके अंदर 2 ज़बानों में कलमा लिखा हुआ है। तो मैंने नेट पर सर्च किया, मुझे मालूम पड़ा कि जो आज का लाहौर है, महमूद गजनवी ने यहाँ पे आके तो इसे अपने अंडर रखा था, लेकिन महमूद बूटी का जो आपको इलाका मिलता है वहाँ पे उसको भी आबाद किया था। और महमूद बूटी से उसने ये वाला जो सिक्का है, ये भी बेसिकली दिरहम है, ये जारी किया था। अब इस सिक्के की इम्पोर्टेंस ये है कि इस पे कलमा अरबी में भी लिखा हुआ है, नीचे इसके यमीनुद्दौला लिखा है कि जो कि महमूद गजनवी का लक़ब था, और पीछे शारदा स्क्रिप्ट है। शारदा स्क्रिप्ट में भी कलमा ही लिखा हुआ है। एग्जैक्ट शारदा स्क्रिप्ट या जो उनकी बोली थी उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं देख के आपको कहीं से पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना मालूम है, कंफर्म है कि ये वो है, क्योंकि मैंने उनके जो वर्ड्स और लिगेचर्स हैं उनको टैली करके ये मैंने कंफर्म किया है। और दूसरा ये है कि इसके एक बाउंड्री में महमूद पूरा लिखा होता था, जो यहाँ शायद बहुत करीब करके नज़र आए या मे भी ना आए, क्योंकि ये ज़रा सिक्का थोड़ा वेयर एंड टीयर का शिकार है। तो सबसे पुराना सिक्का ये है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो आपका टकसाली गेट है वहाँ मिंट ढाला गया, और वहाँ उस मिंट में भी जैसे ये आपको अकबर का सिक्का नज़र आ रहा है, इस पर लाहौर लिखा है, ये सिक्के वहाँ से जारी किए गए थे। फिर इसी तरह से चलते चलते फिर जो शालामार टाउन में आपका पाकिस्तान मिंट है वो 1940s में ब्रिटिश सर, लेकिन अगर हम बात करें तो हम सुनते आ रहे हैं कि जो पैसे थे पहले वो क्वार्टर्स में होते थे, ठीक है? तो क्या वो वाले सिक्के भी आपके पास मौजूद हैं? जी, क्वार्टर्स यानी यहाँ पे रुपया, आधा रुपया, क्वार्टर रुपया, वो वही चलते थे जिन्हें आप चवन्नी अठन्नी पूरा रुपया इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के सिक्कों का पहला सेट है।
ये बेसिकली 2 सेट मैंने रखे हुए हैं। ये 1 रुपी, ये हाफ रुपी, ये क्वार्टर रुपी 1948 में ढाले गए थे। फिर उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के सिक्के ढाले गए हैं वो इसी मिंट से ही ढाले गए हैं। सर कुछ हम अजीबोगरीब सिक्के भी देखते हैं कि हम देखते साथ ही कहते हैं ये किस तरह का सिक्का है, ये किस तरह की शेप है, ये किस तरह की लैंग्वेज है। तो कुछ सिक्के हमारी आवाम को दिखा सकते हैं कि इस तरह के सिक्के भी हुआ करते थे कभी? जी, मैं 2 सिक्के मेरे जहन में आ रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे बड़ों को कहते सुना होगा कि ये होल वाला एक सिक्का हुआ करता था, ये भी पाकिस्तान में ही ढाला गया था। इसे कहते हैं एक पाइस, यानी पाई का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सबसे छोटी डिनोमिनेशन थी, ये पाकिस्तान में ढाला गया था। होल होता था इसके अंदर, बेसिकली होल इसलिए होता था कि कॉपर की बचत की जा सके। दूसरा, ये आपको सिक्का नज़र आएगा, ऐसे लगेगा जैसे ये कोई जैसे आटे का पेड़ा बना के उसको दबा दे ऊपर से, इस तरह की इसकी शक्ल है। ये बेसिकली डेरा जात, जिनमें हमारा डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान है, ये वहाँ से सिख दौर में ये सिक्के जारी किए गए थे। इन्हें डेरा जात के राइज सिक्के कहते हैं। फिर इसके बाद जब बरसगीर जो था वो सब कॉन्टिनेंट के तौर पर जाना जाता था और यहाँ बादशाह थी, तो उस दौर का कोई सिक्का है आपके पास? जी, बेसिकली बादशाह तो अभी समझ लें 80 साल पहले ख़त्म हुई है बरसगीर में। तो लेकिन यहाँ पे बादशाह तो से पहले ऑलमोस्ट शुरू से ही थी। लेकिन अगर हम बादशाहों में एक बड़े पुराने एक अजीम बादशाह की बात करें तो एक नाम आपके जहन में आता है अशोका का। कहते हैं कि इंडिया में जितने बादशाह गुजरे हैं उनमें से सिर्फ चंद एक हैं। औरंगज़ेब आलमगीर है, एक था बादशाह अशोका, और एक और नाम लेते हैं विक्रमादित्य का, जिनके बारे में कहते हैं कि इनके अंडर पूरा का पूरा इंडिया आ गया था। इन्होंने पूरे इंडिया को अपनी डायनेस्टी में शामिल कर लिया था। तो ये एक सिक्का, ये बेसिकली अशोक आज़म, जिसे अशोका कहते हैं, ये उसका सिक्का है। और अब आप कहेंगे कि ये सिक्का स्क्वायर क्यों है और ये इतना फ्रेश क्यों लग रहा है। बेसिकली चीज़ ये थी कि अशोका दौर में, उस दौर का आर्ट की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्कल्पचर्स हैं उनका वो ख़ास किस्म की एक मौर्यन पॉलिश उसे कहते हैं, वो चमक लगाया करते थे। अपने सिक्के उनके जितने भी निकलते हैं अगर एक्सकेवेशन की जाए तो सिक्कों की हमेशा ही कंडीशन अच्छी रहती है। अब ये सिक्का क्या बताता है कि ये इसके ऊपर आपको 3 वो नज़र आएंगे सिंबल्स। बेसिकली अशोका के अंडर पूरा हिंदुस्तान था और इंडिया के अंदर मुख्तलिफ साइड से सिक्के मिंट किए जाते थे, मतलब ढाले जाते थे। तो ये बताने के लिए कि ये सिक्का फ़लानी जगह से ढाला गया या फ़लानी जगह से ढाला गया, ये सिंबल्स की एक कॉम्बिनेशन होता था जो सिक्कों के ऊपर वो लाया करते थे। अब मतलब लेट्स से अगर आपने ये करना है कि बताना है कि टेक्सला या गंधारा साइड से कोई सिक्का ढाला गया तो उसके ऊपर बैल या बुल का उसका एक निशान हुआ करता था। तो ये बेसिकली वहाँ का सिक्का नहीं, इस पर कुछ और निशान आते हैं। ये कहीं इंडिया साइड का ही सिक्का है। तो ये एक है अशोका के दौर का सिक्का जो मेरी कलेक्शन में शामिल है। सर कभी कभार हम कोई सिक्का देखते हैं और उस पर कलमा तैयबा लिखा होता है, लेकिन हमें पता लगता है कि ये पुराने ज़माने का सिक्का है। वो कैसे पता लगता है और आप कैसे ये जान सकते हैं कि किस दौर का सिक्का है? आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जिससे हमें पता लग सके ये किस दौर का सिक्का है? जी, आपने कलमा तैयबा की बात की तो बेसिकली जब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात करें तो उस दौर में इस्लामी सिक्के ऐसे डाले नहीं गए थे। और बेसिकली उस दौर में यहाँ पे या तो ईरानी सिक्के चलते थे या ग्रेको रोमन दौर के या बाइजेंटीन एम्पायर के सिक्के वो यहाँ पे चला करते थे। वो नहीं, हम जो दिरहम का वर्ड यूज़ करते हैं, ये ड्रैकम वर्ड है, ग्रीक सिक्कों के लिए यूज़ होता था। ये बेसिकली वो यहाँ पे चला करते थे। लेकिन कलमा तैयबा कब जारी हुआ सिक्कों पे? वो बेसिकली बनु उमैया के दौर में जारी हुआ। और बनु उमैया के अंदर बहुत सारे बादशाह थे जो हज़रत अमीर मुआविया से शुरू होके तब तक चलते रहे 750 AD तक, जब तक बनु अब्बास ने आके उनको थ्रोन से नहीं हटा दिया। तो ये एक सिक्का है, ये आपके सामने है, बेसिकली बनु उमैया का सिक्का है। इस पे आपको कलमा भी नज़र आएगा। पीछे इसके आयतल कुर्सी का एक शुरू का हिस्सा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये इस पे नज़र आएगा। और इसके फ्लैंकिंग में यानी इसके बॉर्डर में बादशाह का भी नाम है, मिंट भी लिखा हुआ है कि कहाँ से जारी किया गया था। तो ये सिक्का है जहाँ से हम कलमा तैयबा का लिखना शुरू किया गया था। बाकी
आगे जाके फिर महमूद गजनवी और दूसरी जो इस्लामी डायनेस्टी थी, उन्होंने तो अपने सिक्कों पे कलमा लिखना एक नॉर्मल सी बात थी। सर अगर हम बनु उमैया की बात करें तो हमारे जहन में और भी इस्लामी ममालिक आते हैं अब जहाँ जो है ना सिक्के चलते हैं। तो फ़लस्तीन का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, तो क्या फ़लस्तीन का कोई इनिशियली आपके पास कोई सिक्का था? बेसिकली फ़लस्तीन जो है, ये जब इस्लामी ममालिक की हम बात करते हैं तो कभी भी वो एक इंडिपेंडेंट एक एंटिटी नहीं रहा, इंडिपेंडेंट मुल्क कभी नहीं रहा। फ़लस्तीन का ये रहा कि अगर ऑटोमन एम्पायर के अंडर है तो एक शहर, एक सूबा उनके अंडर है। अगर हम बात करें उससे पहले कि किंगडम ऑफ हिजाज़ की, तो उसके अंडर भी वो एक अलग से एक शहर सिंपल रहा है। फ़लस्तीन के अंदर सिक्के डाले जा सकते थे, लेकिन फ़लस्तीन को कभी इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी नहीं मिली थी। लेकिन जब ब्रिटिश ने आके कब्ज़ा किया है, ऑटोमन एम्पायर से सारे एरियाज़ को निकाल दिया था। जब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंडर आया था फ़लस्तीन, तो ब्रिटिशर्स ने फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दी थी, जैसे कि ये यहाँ पे मिल डिनोमिनेशन के सिक्के यहाँ से जारी किए गए थे। अब जनरली अपना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे तस्वीर देखती होंगी उसकी फ़लस्तीनी सिक्कों की, वो कॉपर का एक होता है, 1 या 2 उस पे लिखा होता है। ये है 100 मिल का सिक्का है, मतलब एक बड़ी डिनोमिनेशन है, चांदी का सिक्का है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि हैब्रू यानी इब्रानी ज़बान में भी लिखा हुआ है, इसके पीछे अरबी ज़बान में भी लिखा हुआ है। तो ये वो एक वक्त था कि जब फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिली थी, और फिर उसके बाद साइक्स और पिकॉट की एक हुई थी एग्रीमेंट। उसके बाद फ़लस्तीन में बाकी यहूदी आबाद हुए, और जो अब हालात हम देख सकते हैं। तो दुआ करनी चाहिए फ़लस्तीन के लिए भी कि जल्द फ़लस्तीन को आज़ादी मिले और ये वक्त दोबारा आए उनके लिए। तो ये एक चंद एक सिक्के हैं जो अजीबोगरीब जो मैंने आपको सामने सर ये एक तरह का तो आपने म्यूजियम ही अपने घर में रखा हुआ है कि जहां हमें हर तरह का सिक्का देखने को मिलता है। नाज़रीन ये तो इनकी कलेक्शन थी। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा शौक है कि आप भी कुछ अजीब और मुनफरिद चीज़ें जो हैं या पुरानी चीज़ें जो हैं वो जमा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।